प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य व्याख्यान माला में आप सभी का पुनः स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं मोहन राकेश के नाटक लहरों के राजहंस की ऐतिहासिकता का। लहरों के राजहंस में एक ऐसे कथानक का नाटकीय पुनराख्यान है जिसमें सांसारिक सुखों और आध्यात्मिक शांति के पारस्परिक विरोध तथा उनके बीच खड़े हुए व्यक्ति के द्वारा निर्णय लेने का अनिवार्य द्वंद्व निहित है। उनके इस द्वंद्व का एक दूसरा पक्ष स्त्री और पुरुष के पारस्परिक संबंधों का अंतर्विरोध भी है। जीवन के प्रेय और श्रेय के बीच एक कृत्रिम और आरोपित विरोध है, जिसके कारण व्यक्ति के लिए चुनाव करना बहुत कठिन हो जाता है और उसे चुनाव करने की स्वतंत्रता भी नहीं रह जाती है। चुनाव की यातना ही इस नाटक का कथा बीज और उसका केंद्र बिंदु है। धर्म भावना से प्रेरित इस कथानक में जो ऐतिहासिक कथानक है, उलझे हुए ऐसे ही अनेक प्रश्नों का इस नाटक में नए भावबोध के परिप्रेक्ष्य में प्रेक्षण किया गया है। नंद और सुंदरी जो बहुत ऐतिहासिक पात्र हैं बोधकालीन, उनमें सुंदरी के रूपास में बंधे हुए अनिश्चित, अस्थिर और संशयी मन वाले नंद की यही स्थिति होनी थी कि नाटक का अंत होते होते उनके हाथों में भिक्षा पात्र आ जाता है और धर्म दीक्षा में उसके केस काट दिए जाते हैं। लहरों पर डोलने वाले राजहंस के समान ही एक प्रतीकात्मक जो शैली है उसको अपनाते हुए लेखक ने लहरों पर डोलने वाले राजहंस के समान नंद का मन भी बहुत चंचल दिखलाया है। वह न तो सुंदरी के रूपास से ही मुक्त हो पा रहा है और न ही सच्चे निर्विकार मन से भगवान बुद्ध की ही शरण में जा पा रहा है। अश्व घोष के प्रसिद्ध महाकाव्य सौनंद्र नंद में ही जो इस नाटक की कथा का आधार है, नंद के इस द्विधाग्रस्त मन का बड़ा ही सुंदर काव्य चित्र प्रस्तुत किया गया है। उस महाकाव्य में जो संस्कृत में लिखा गया है, कहा गया है कि तम गौरव बुद्धगंतम चक्रस भार्यानुरागः पुनराचक्रस शोष निश्चयानुपियो न तस्यथो तरंतर गवंति राजहंस। इसमें स्पष्ट है कि बुद्ध का गौरव उसे अपनी ओर खींच रहा था, यानी नंद को जो ऐतिहासिक पात्र है, मगध का जो सम्राट है, और सुंदरी का अनुराग अपनी ओर। तो दोनों में एक द्वंद्व है कि बुद्ध जो धर्म में प्रवृत्त होने के लिए आकर्षित करता है तो वो अपनी ओर नंद को आकर्षित करता है, दूसरी ओर सुंदरी का अनुराग अपनी ओर ले जाता है। इसी द्विधा में उससे न जाते बन पा रहा और न रुकते, उसकी स्थिति लहरों पर डोलते हुए राजहंस की सी हो रही है। इस काव्य चित्र से नाटककार ने अपने इस नाटक का शीर्षक लिया है। ये काव्य चित्र इस नाटक के मूल द्वंद्व को व्यंजित करता है। नंद कथा बुद्ध के जीवन चरित्र का एक अंग है। अश्वघोष के ही दूसरे प्रसिद्ध महाकाव्य बुद्ध रचित या बुद्ध चरित में नंद की दीक्षा का उल्लेख किया गया है। इस कथा का आधार पाली साहित्य में मिलता है। उदान और जातक में तथा धम्पद के श्लोक 13-14 की अटकथा जो उनकी व्याख्या है में नंद की कथा कही गई है, किंतु पाली की नंद कथा से सौंदर्यनंद ही है। परंतु नाटककार ने कथा के नाटकीय भाव और प्रयोजन को पुष्ट और तीव्र करने के लिए नए पात्रों और प्रसंगों की कल्पना की है। तो इसमें हम देखते हैं कि ऐतिहासिकता का पुट तो है नंद के माध्यम से, और दूसरा उसमें कल्पना का आधार है। तो इतिहास और कल्पना का एक तरह से सम्मिश्रण कर दिया है। कामोत्सव का आयोजन, दीक्षा के पश्चात नंद का एक बार घर लौट कर आना तथा अलका और श्यामांग का पूरा प्रसंग नाटककार द्वारा कल्पित है। लहरों के राजहंस के कथानक को आधुनिक जीवन के भावबोध का जो संवेदन दिया गया है, वहीं इस ऐतिहासिक कथानक को रचनात्मक स्तर पर महत्वपूर्ण बनाया जाता है।
नाटक की प्रस्तावना में नाटककार ने इस संबंध में अपना दृष्टिकोण बहुत स्पष्ट किया है। यानी मोहन राकेश लिखते हैं कि कथा का आधार अश्वघोष का सौंदर्यनंद काव्य है, परंतु समय के विस्तार में स्थितियों का परिप्रेक्षण करने के कारण ही ये काल्पनिक भी है। इतिहास और साहित्य के संबंध की व्याख्या करते हुए मोहन राकेश जी लिखते हैं, साहित्य में इतिहास अपनी यथा तथ्य घटनाओं में व्यक्त नहीं होता, घटनाओं को जोड़ने वाली ऐसी कल्पनाओं में व्यक्त होता है जो अपने ही एक नए और अलग रूप में इतिहास का निर्माण करती है। तो स्पष्ट है उनके कथन से कि पूरी तरह से इतिहास साहित्य में जब घटित होता है तो उसकी घटनाएं पूरी तरह यथार्थवादी या ऐतिहासिक न होकर काल्पनिक भी हो, यानी कल्पनाओं में अभिव्यक्त होती हैं। और इस तरह से इतिहास और कल्पना का जो सुंदर सम्मिश्रण किया जाता है किसी भी रचना में, साहित्य में, वो एक अलग ही इतिहास का निर्माण करती है। तो साहित्य इतिहास के समय से बंधता नहीं, कहने का अभिप्राय यही है। समय में इतिहास का विस्तार करता है, यानी आधुनिक समय में जब किसी साहित्य को लिखा जाता है और उसमें ऐतिहासिक कथानक होता है तो वो एक तरह से विस्तार करता है इतिहास का। ऐतिहासिक नाटकों में कथानक की ऐतिहासिकता और प्रामाणिकता का रचनात्मक दृष्टिकोण से कोई अर्थ नहीं है। वास्तव में ऐतिहासिक कथानकों के आधार पर श्रेष्ठ और सशक्त नाटकों की रचना तभी हो सकती है जब नाटककार ऐतिहासिक पात्रों और कथा स्थितियों को अनैतिहासिक और युगीन बना दे। तो यहाँ कहने का अभिप्राय यही है कि पात्र वहां से लिए जाते हैं और क्योंकि संदर्भ जो है यथार्थवादी होता है, या हम ये कह सकते हैं कि आज के आधुनिक समाज के संदर्भ में उसकी व्याख्या की जाती है, तो एक तरह से उसे अनैतिहासिक और आधुनिक या युगीन बना देता है तथा कथा के अंतर्द्वंद को आधुनिक अर्थ व्यंजना भी प्रदान कर देता है। हिंदी में ऐतिहासिक नाटकों के कथानकों की प्रामाणिकता पर आग्रह रहता है और तभी हिंदी के अधिकांश ऐतिहासिक नाटक इतिहास की पाठ्य पुस्तकों का नाटकीकृत रूप मात्र लगते हैं। इसके साथ ही हिंदी के आधुनिक नाटक साहित्य को जो दो चार श्रेष्ठ कृतियां हैं, अब देखिए हम ये कहते हैं जैसे खास तौर से हम जयशंकर प्रसाद के जो नाटक हैं उनको हम ऐतिहासिक नाटकों के संदर्भ में रखते हैं। उनमें जैसे उनका आता है स्कंदगुप्त है, अजात शत्रु है, चंद्रगुप्त जो एक बहुत ही प्रसिद्ध जो है कृति है, जैसे कोणार्क धर्मवीर भारती का अंधा युग है, आषाढ़ का एक दिन जो मोहन राकेश जी का ये भी ऐतिहासिक कथानक है। कालिदास की मुख्य जो पात्र है, कालिदास जो महत्वपूर्ण है उनके विषय पर है। ये सभी ऐतिहासिक हैं। इनकी श्रेष्ठता का कारण यह है कि इनके द्वारा नाटककारों ने ऐतिहासिक कथानक नहीं दोहराए, उनको नए परिवेश और आधुनिक संदर्भों में प्रस्तुत किया। सभी देशों के नाटक साहित्य के इतिहास में विभिन्न युगों में जब भी श्रेष्ठ ऐतिहासिक नाटकों की रचना हुई है तब नाटककारों ने प्राचीन कथानकों को नई दृष्टि से देखा है और उनको नई अर्थ व्यंजना दी है। चाहे 2500 वर्ष पूर्व लिखी गई महान यूनानी ट्रेजेडी हो, जिनको हम हिंदी में त्रासदियां कहते हैं, चाहे एलिजाबेथ कालीन कामादियां, और चाहे फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड और अमेरिका में पिछले 10-15 वर्षों में लिखे गए नई शैली के ऐतिहासिक नाटक हों, तो यहाँ हम ये स्पष्ट करना चाहते हैं जैसे कि मोहन राकेश का जो लहरों का राजहंस है उसका कथानक ऐतिहासिक कथानक है, लेकिन ऐतिहासिक कथानक होने के साथ साथ उसने आज के संदर्भ में आधुनिक जो समाज है, आधुनिक जो यथार्थ हैं या आधुनिक भावबोध है, उसमें इस प्रकार से प्रयोग दिया है कि पात्र भले ही ऐतिहासिक हों लेकिन उनका जो अंतर्द्वंद है, उनकी जो मानसिक स्थितियां हैं, वो हमें आज के संदर्भ को याद दिलाती हैं। आज के जो मानव की जो स्थितियां हैं, यथार्थ जो भावबोध और अनुभूतियां हैं, उनकी ओर खींचती हैं। जैसे हमें नंद और सुंदरी के बीच का जो अंतर्द्वंद है वो बिल्कुल आज के संदर्भ में स्त्री और पुरुष का अंतर्द्वंद दिखाई देता है। और स्पष्ट रूप से मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि नंद ना तो
धार्मिक हो पाते हैं और ना ही भौतिक हो पाते हैं। यानी बुद्ध जो है उसे अपनी तरफ खींचता है। यानी आज भी अगर हम देखें तो हमें मन की जो चंचलता है वो ऐसे दिखाई देती है कि मन कभी कभी आध्यात्मिकता में या धर्म में प्रवृत्त होने के लिए होता है। उसे लगता है कि मैं जो काम में रम रहा हूं, अगर इतना समय मैं ईश्वर की वंदना में करता या धर्म में प्रवृत्त होता तो मेरा कल्याण हो जाता। और जब व्यक्ति मंदिर में या धार्मिक जो आध्यात्मिकता की स्थिति में होता है तो उसे लगता है कि कहीं मैं अपने जीवन को व्यर्थ तो नहीं व्यतीत कर रहा हूं। भौतिकता उसे अपनी ओर आकर्षित करती है, रूप सौंदर्य उसे अपनी ओर आकर्षित करता है। तो ये एक तरह का आध्यात्मिकता और भौतिकता का एक अंतर्द्वंद है। वो ऐतिहासिकता में या इतिहास में नहीं, बल्कि आज के संदर्भ में भी उसको एक बहुत ही सुंदर रूप में देखा जा सकता है। और इसी का चित्रांकन, इसी भावबोध का या इसी मन की चंचलता का एक बहुत ही सुंदर चित्रण मोहन राकेश ने अपने नाटक लहरों के राजहंस में किया। जैसे कि मैंने ऊपर बताया आपको पहले ही कि लहरों के राजहंस का अभिप्राय यही है कि किस तरह से हंस जो है वो लहरों पर तैरता रहता है बड़ी चंचलता के साथ। तो मन में भी उसी तरह की चंचलता होती है, और एक ऐसी चंचलता की कभी धर्म की ओर प्रवृत्त होता है तो कभी काम की ओर या रूप सौंदर्य की ओर या भौतिकता की ओर। तो इसके बीच में एक बहुत ही सुंदर अंतर्द्वंद को यहाँ लहरों के राजहंस में मोहन राकेश जी ने उठाया है। तो हम यहाँ स्पष्ट रूप से कहते हैं कि ऐतिहासिकता उसमें है, लेकिन साथ ही कल्पना का जो भावबोध है, कल्पना की जो अनुभूति है वो बहुत सुंदर तरीके से मोहन राकेश जी ने अपने नाटक लहरों के राजहंस में व्यक्त की है, उसका चित्रांकन किया है। आज इतना ही, धन्यवाद। फिर अगले उसमें राजहंस के अंतर्द्वंद को हम अगले व्याख्यान में स्पष्ट करेंगे। धन्यवाद।